नमस्कार। YouTube क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक बैंकों के समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। साधारण बोलचाल में समाशोधन गृह का अभिप्राय उस संस्था एवं संगठन से है जो विभिन्न बैंकों के संग्रहण योग्य चेकों के भुगतान का निपटारा करते हैं। समाशोधन गृह किसी स्थान विशेष के बैंकों का ऐसा संगठन है जहां विभिन्न बैंकों के कर्मचारी उनके अपने अपने ग्राहकों से प्राप्त संग्रह योग्य चेकों का परस्पर विनिमय कर उनके पारस्परिक भुगतान के दायित्वों का निपटारा करते हैं। समाशोधन एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंकों पर लिखे गए चेक प्रतिदिन एक सामान्य स्थान पर लाए जाते हैं और वहां पर इनका एक दूसरे से संतुलन किया जाता है। समाशोधन गृह की कई विशेषताएं होती है जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। समाशोधन गृह एक स्थान विशेष पर कार्यरत बैंकों का सामान्य संगठन होता है। ये संगठन एक सामान्य स्थान पर पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये संगठन सदस्य बैंकों के संग्रहण योग्य चेकों के निर्मित पारस्परिक दायित्वों के भुगतान एवं निपटारे का कार्य करते हैं। समाशोधन गृह के उद्देश्य: भुगतान संग्रहण की व्यवस्था करना, सदस्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त संग्रहण योग्य चेकों, बिलों अथवा प्रलेखों के भुगतान संग्रहण की व्यवस्था का काम करते हैं। संग्रहण नियमों का बनाना: समाशोधन गृह का दूसरा उद्देश्य संग्रह कार्य के हेतु नियमन करना, रेगुलेशन करना या नियम बनाना है। संचालन एवं प्रबंध के नियम बनाना: समाशोधन गृह के संचालन, प्रबंध एवं समाशोधन कार्य के कुशल संचालन हेतु नियम एवं उपनियम बनाना। सदस्य बैंकों के ग्राहकों के चेक संग्रहण में शीघ्रता और लागत में कमी करने का काम करता है। प्रपत्रों का निर्धारण एवं निर्माण: समाशोधन हेतु काम में लाए जाने वाले प्रपत्रों का प्रारूप निर्धारित करना और उनको तैयार करना। विवरण रखना: समाशोधन कार्य का संपूर्ण विवरण तथा उससे संबंधित रिकॉर्ड रखना, यह काम भी समाशोधन गृह का होता है। समाशोधन गृह का संचालन कौन करता है? देश में विभिन्न स्थानों पर समाशोधन गृहों का संचालन प्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा या उसकी स्थानीय शाखा या केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है। जहाँ जहाँ केंद्रीय बैंकों की शाखाएं होती है वहाँ समाशोधन का कार्य इन शाखाओं द्वारा किया जाता है। जहाँ केंद्रीय बैंक की शाखाएं नहीं होती है वहाँ समाशोधन का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकृत व्यापारिक बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि बैंक द्वारा प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। जो बैंक समाशोधन का कार्य संचालित करता है उसे संचालक बैंक कहा जाता है। ये संचालक बैंक समाशोधन का कार्य पूर्व निर्धारित नियमों उपनियमों के आधार पर करते हैं और समाशोधन का कार्य प्राय संचालक बैंक के स्थानीय भवन में ही होता है। किसी भी स्थान पर समाशोधन गृह खोलने के लिए विभिन्न बैंकों की कम से कम 5 शाखाओं का होना जरूरी माना जाता है। समाशोधन गृह की सदस्यता: समाशोधन गृह की सुविधा केवल उन्हीं बैंकों को मिलती है जो समाशोधन गृह के सदस्य होते हैं। अतः समाशोधन गृह के सदस्य बनने के इच्छुक बैंक की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र किसी पूर्व सदस्य बैंक के प्रस्तावित तथा अन्य सदस्य बैंक के समर्थित करवाकर संचालक बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। संचालक बैंक समाशोधन गृह की सदस्यता केवल अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को दी जाती है। डाकघर बचत बैंक समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह उन्हें उपसदस्यता मिलती है। किसी भी प्रार्थी बैंक को समाशोधन गृह का सदस्य तभी बनाया जाता है जब संचालक बैंक के कुल सदस्यों के कम से कम 3/4 सदस्य उसके लिए सहमत हो। एक समाशोधन गृह के लिए सदस्यों की संख्या प्राय 45 तक सीमित रखी जाती है। जब सदस्यता स्वीकृत हो जाती है तो ऐसे सदस्य बैंकों को संचालक बैंक के
पास अपना एक खाता खुलवाना पड़ता है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा करवानी पड़ती है। प्रत्येक दिन समाशोधन अवधि के बाद प्रत्येक सदस्य बैंक के खाते में समाशोधन के परिणाम स्वरूप प्राप्त राशि तथा देय राशि की जमा खर्च की प्रविष्टि की जाती है। यदि समाशोधन गृह की संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा न किया जा करके किसी अधिकृत प्रतिनिधि व्यापारी बैंक द्वारा किया जाता है तो सदस्य बैंकों को अपना खाता प्रतिनिधि बैंक के पास, प्रतिनिधि संचालक बैंक को अपना खाता केंद्रीय बैंक के पास खोलना पड़ता है और प्रतिनिधि संचालक बैंक समाशोधन के दैनिक परिणामों के डेली की डिटेल केंद्रीय बैंक को भेजते हैं। केंद्रीय बैंक इस प्राप्त सूचना के आधार पर समाशोधन बैंक के खाते में जमा खर्च कर आवश्यक प्रविष्टियां कर देता है। यानी जैसी परिस्थिति है, जमा की है तो जमा कर देंगे, नाम की परिस्थिति है तो नाम कर देंगे। समाशोधन बैंक की कार्यप्रणाली। समाशोधन गृह के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक एक लिपिक अपने अपने बैंक के संग्रहण योग्य आंतरिक एवं बाह्य चेकों को लेकर समाशोधन हेतु संचालक बैंक के पूर्व निर्धारित भवन में एकत्रित होते हैं। वे आने से पूर्व प्रत्येक सदस्य बैंक के प्राप्य चेकों की अलग अलग बंडल बनाकर के लाते हैं। प्राप्य तथा देय चेकों के लिए प्रत्येक सदस्य बैंक का लिपिक एक तालिका भी तैयार करके लाता है जिसमें 3 तरह के पार्ट होते हैं: कितने रिसीव्ड हुए हैं चेक, देय कितने हैं हमारे, और संबंधित बैंक का नाम। प्रत्येक बैंक का लिपिक समाशोधन गृह में आने से पूर्व तालिका में प्रथम और तृतीय भाग की पूर्ति करके लाता है, जबकि द्वितीय भाग की पूर्ति यानी देय चेक जो पूर्ति है वह समाशोधन गृह में उपस्थित होकर के करता है। समाशोधन के लिए प्रत्येक लिपिक अपने अपने बैंक से प्राप्त चेकों का बंडल शोधी बैंक की अलग अलग लिपिकों को सौंप देता है और प्रत्येक से उनको देय चेक की बंडल ले लेते हैं। प्रत्येक लिपिक इन बंडलों से प्राप्त चेकों की सहायता से उपरोक्त बताई गई तालिका के अनुसार दूसरे देय भाग में लेखा लिखता है और समाशोधन के निर्धारित अवधि में प्राप्य चेकों के कुल योग में से देय चेकों के कुल योग का अंतर निकाल दिया जाता है और उस दिन विशेष के लिए प्रत्येक बैंक से कुल आदान प्रदान के विरुद्ध शुद्ध राशि जो लेनी है या देनी है समाशोधन गृह के संचालक द्वारा सदस्य बैंकों के खातों में जमा या खर्च कर दी जाती है। यहाँ समाशोधन गृह में किसी बैंक के लिपिक या प्रतिनिधि को कोई नकद भुगतान न तो किया जाता है और न ही लिया जाता है, बल्कि समाशोधन गृह की हिसाब पुस्तकों में संबंधित बैंकों के खातों में जमा खर्च की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। प्रत्येक बैंक के लिपिक का प्रतिनिधि को उसके खाते की स्थिति के बारे में जानकारी दे दी जाती है। विलंब से प्राप्त चेक। ग्राहकों से जो चेक संग्रहण के लिए बैंक में निर्धारित समय के बाद देर से प्राप्त होते हैं तो ऐसे चेकों को उस दिन के समाशोधन गृह की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। यदि शोधी बैंकर ऐसे चेकों को सही मानते हैं और चेकों पर चिन्हांकन कर देते हैं यानी मार्किंग कर देते हैं तो ऐसे चेकों को दूसरे दिन प्राथमिकता से समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। समाशोधन के दौरान चेक का अनादरण। जब समाशोधन के लिए लाए गए चेकों में से किसी बैंक के चेक का शोधी बैंकर द्वारा किन्हीं वैध कारणों से अनादरण हो जाता है तो शोधी बैंकर का यह दायित्व बनता है कि वह इस प्रकार के अनादरित चेकों की सूचना समाशोधन गृह के संचालक को उसी दिन दे दे ताकि दूसरे दिन ऐसे चेकों का समाशोधन बंडलों में के साथ संग्रहणकर्ता बैंक को सौंपा जा सके। कई बार क्या होता है कि खाते में पैसा नहीं होता और चेक लिख दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति के अंदर चेक का अनादरण हो जाता है तो बैंक को इसकी भी सूचना समाशोधन गृह के अधिकारी को या प्रतिनिधि को देनी चाहिए। कुल मिलाकर के समाशोधन गृह के अंदर नगद लेन देन का काम नहीं किया जाता है, बल्कि जितने चेक आए हैं उसकी राशि का जोड़ और जितने चेक देने हैं उनकी राशि का जोड़, उस राशि के जोड़ से ही कम ज्यादा की जो परिस्थिति होती है वह नाम और देय के माध्यम से प्रविष्टि करके कर दी जाती है। भारत में बैंकर्स समाशोधन गृह। भारत में समाशोधन गृहों का विकास 1920 में इंपीरियल बैंक की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। उसके अनुसार कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे
बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों पर समाशोधन गृह स्थापित किए गए थे। इन समाशोधन गृहों का संचालन तब इंपीरियल बैंक के नियंत्रण में एवं देखभाल में होता था। 1935 में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ ही भारत में समाशोधन गृह का संचालन कार्य स्वयं रिजर्व बैंक और उनकी शाखाओं द्वारा किया जाने लगा। जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती हैं, वहां समाशोधन का कार्य इंपीरियल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता था। 1954 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई और स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में समाशोधन का कार्य संपादित करते हैं। जहां पर रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं है, वहां एसबीआई या उसके प्रतिनिधि बैंक जो है वो इस काम को करते हैं। भारत में वर्तमान में समाशोधन गृह का कार्य। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक उन सभी स्थानों पर समाशोधन का कार्य करता है जहां उसके शाखा कार्यालय है, और जहां उनके कार्यालय नहीं है वहां उनके प्रतिनिधि के रूप में एसबीआई काम करता है या एसबीआई के सहयोगी बैंक काम करते हैं। देश के उन सभी स्थानों पर जहां विभिन्न बैंकों की 5 अथवा अधिक शाखाएं होती हैं, वह समाशोधन गृह कार्य करता है। भारत में समाशोधन गृह की सदस्यता और समय। भारत में सभी समाशोधन गृह के नियम लगभग समान ही हैं। इन नियमों के अंतर्गत किसी भी स्थान पर कार्यरत सभी अनुसूचित, गैर अनुसूचित सहकारी बैंक जिनकी आर्थिक स्थिति नियमों के अनुकूल है, तो समाशोधन गृह के 3/4 सदस्यों की बहुमत से सदस्य बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य बैंक का संचालन बैंक के पास निर्धारित राशि बैंकर्स समाशोधन गृह में जमा करानी पड़ती है, जिनका निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को समाशोधन गृह की सुविधा के लिए संचालक बैंक के पास त्रैमासिक समाशोधन शुल्क भी जमा कराना पड़ता है। समाशोधन कार्य का समय। भारत में समाशोधन गृहों पर समाशोधन का कार्य बड़े स्थान पर दिन में 2 बार किया जाता है, 10:30 बजे सुबह और शाम को 5:30 बजे। जबकि जहाँ छोटी जगह है वहां पर समाशोधन का कार्य सुबह 10:30 बजे किया जाता है, एक ही बार किया जाता है। भारत में अग्रगामी समाशोधन पद्धति का प्रचलन कुछ वर्षों में हुआ है, जिसमें समझौते द्वारा पारस्परिक भुगतान का निपटारा किया जाता है, किंतु यह विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह की पद्धति अपनाई जाती है। समाशोधन गृह के लाभ या महत्व। संग्रहण में सुविधा। समाशोधन ग्राहकों के कारण संग्रहकर्ता बैंक को अपने ग्राहकों के चेकों के भुगतान संग्रहण में काफी सुविधा रहती है, क्योंकि समाशोधन ग्रहों के संचालक बैंकों के भवन में सभी बैंकों के बैठे लिपिक प्राप्य और देय बिलों की राशि का अंतर जमा खर्च की प्रविष्टि के माध्यम से करते हैं, और इससे पारस्परिक भुगतान आसानी से निपटाए जा सकते हैं। भुगतानों के निपटारे में सुविधा और समय की बचत होती है, क्योंकि संग्रहकर्ता बैंक को प्रत्येक बैंक के पास संग्रहण हेतु नहीं जाना पड़ता है। कम समय में ही एक ही स्थान पर और शीघ्रता से चेकों का भुगतान निपटारा किया जा सकता है। संग्रहण लागत में कमी। समाशोधन गृहों के कारण दूर दूर स्थित स्थानीय बैंकों के चेकों का भुगतान का निपटारा कम समय में बिना किसी लागत के हो जाता है। जोखिम से सुरक्षा। समाशोधन गृहों में विभिन्न बैंकों के चेकों का भुगतान का निपटारा केवल समाशोधन खाते में जमा खर्च की प्रविष्टियों के माध्यम से हो जाता है। धन भेजने और मांगने की जोखिम भी नहीं रहती और इस जोखिम से सुरक्षा भी रहती है। व्यापारियों एवं भुगतान लेने वाले व्यक्तियों का भुगतान निपटारा जल्दी होने से उन्हें जल्दी धन प्राप्त करने की सुविधा मिल जाती है। तरल कोषों की बचत। समाशोधन सुविधा के कारण बैंकों को भुगतान लेन देन के लिए ज़्यादा तरल कोष नहीं रखने पड़ते हैं, क्योंकि भुगतानों का निपटारा नगद लेन देन न होकर के केवल पुस्तकीय प्रविष्टियों के माध्यम से ही होता है। ग्राहकों को भी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि तरल कोषों की बचत से अर्थव्यवस्था में ऋण देने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। बैंकों में पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे बैंकिंग के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। समाशोधन ग्रहों के दोष या कमियां। समाशोधन ग्रहों का धीमा विकास। भारत की विशालता को देखते हुए देश में समाशोधन ग्रहों का विकास विकसित देशों के मुकाबले कम है, और उनमें पर्याप्त विकास के साथ साथ विकास में तेजी की भी आवश्यकता है। नियमों में एकरूपता का अभाव। समाशोधन ग्रहों के पारस्परिक विकास में
नियमों में काफ़ी भिन्नता थी, प्राय एकरूपता स्थापित नहीं हो पाई थी। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ अंतर भी आज भी है। सदस्यता के नियमों में कठोरता से भी कई गैर अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह के सदस्य नहीं बन पाए हैं। बाह्य चेकों के भुगतान में कठिनाइयाँ। चूंकि समाशोधन गृह में प्राय स्थानीय चेकों की समाशोधन होता है, बाह्य चेक संग्रहण के लिए बाहर भेजने पड़ते हैं, जिससे ग्राहक के चेकों के भुगतान में विलंब और कठिनाई दोनों होती है। रिजर्व बैंक द्वारा उपेक्षा। रिजर्व बैंक ने भी कुछ सीमा तक समाशोधन के विकास में उपेक्षा का ही नीति अपनाई है, जिसके कारण इनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। अतः यह तो सही है कि देश में समाशोधन गृहों के विकास में तेजी लाई जाए। बाह्य चेकों के समाशोधन के लिए भी मितव्ययतापूर्ण और शीघ्रता से समाशोधन की व्यवस्था की जाए। सदस्यों के नियमों में उदारता रखी जाए और उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए समाशोधन गृहों की लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। समाशोधन गृहों के नियमों का यथासंभव एकरूपता रखी जाए, जिससे न केवल देश के ग्राहकों को लाभ मिलेगा, बल्कि देश में भी बैंकिंग व्यवस्था का समुचित रूप से विकास हो पाएगा।